नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, यदि आपसे कोई सवाल, सीधा सवाल पूछे कि बताइए कि आने वाले 3 महीने के अंदर जो केरल में विधानसभा का चुनाव होना है, अकेले केरल नहीं है, साथ साथ 5 राज्य हैं केरल सहित, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, पुडुचेरी है, असम है, लेकिन केरल में अगर कोई पूछे कि अगली सरकार किसकी बनेगी तो आपका सीधा जवाब होगा, मेरा भी सीधा जवाब होगा कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वहां पर हवा है। क्यों हवा है उसके सबूत भी है कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 20 में से 18 सीटें जीती। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी ने 20 में 18 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। पिछले महीने संपन्न हुए वहां जो स्थानीय निकाय का चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी की भारी विजय हुई है। तो सीधा सवाल होगा कि आने वाले 2 महीने के बाद जब विधानसभा के चुनाव होने हैं केरल में तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। उसका एक और कारण है कि केरल एक ऐसा राज्य है मित्रों जहां पर कि हर 5 साल पे सरकारें बदल जाया करती थी, लेकिन 2021 में ऐसा नहीं हो सका। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि 2021 में नहीं हो सका, मतलब हर 5 साल पर एंटी इनकम्बेंसी के कारण को सरकार बदल जाती है। इस बार तो 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है और उस 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी का सबूत है लोकसभा चुनाव में 20 में 18 सीटें जीतना कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के द्वारा, यूडीएफ के द्वारा, और स्थानीय निकाय के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का और यूडीएफ का जबरदस्त प्रदर्शन। ये 2 आंकड़े इसके पक्ष में है। लेकिन फिर भी मैं आज जो आपको जानकारी दे रहा हूं उसके अनुसार आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बननी तय है तो मेरे अनुसार गलत सोच रहे हैं। मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं उसके लिए भी कि कैसे आप गलत सोच रहे हैं। उसके लिए आंकड़े हैं कि जैसा मैंने कहा ना कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 20 में 18 सीटें मिली मित्रों, वैसे ही 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 20 में 19 सीटें मिली थी। 20 में 19 सीटें मिली थी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी। फिर भी 21 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई थी। वहां क्यों हारी थी पता है? क्यों हारी थी? और लोकसभा चुनाव में जीती थी क्यों? इसलिए जीती थी लोकसभा चुनाव में कि लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग हुई थी वो आमने सामने की लड़ाई थी नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच। किसके बीच? नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच। वाम मोर्चा वहां कोई फैक्टर ही नहीं था। माना यह गया कि वाम मोर्चा के मतलब एलडीएफ के जो भी सांसद चुनाव जीत कर जाएंगे वो तो कांग्रेस का ही समर्थन करेंगे। तो फिर हम सीधा कांग्रेस के एमपी को क्यों न चुने जो मंत्री भी बन सकता है? हम कम्युनिस्ट पार्टी का एमपी चुनेंगे, सरकार तो राहुल की ही बनेगी लेकिन ये तो मंत्री बनेगा नहीं। इसीलिए एलडीएफ को एक भी सीट नहीं मिली, मूल कारण है। लेकिन विधानसभा चुनाव में वहां जो चुनाव था 21 का उसमें सीधा था कांग्रेस या वाम मोर्चा, चूंकि उसमें बीजेपी उम्मीदवार थी ही नहीं। किसी को भी थोड़ा सा भी 5% भी भरोसा नहीं था कि बीजेपी की सरकार केरल में बन सकती है। आज भी बहुत कम लोगों को होगा, आज भी बहुत कम रेयर लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि बीजेपी भी सरकार बना सकती है। तो मुझे वही लग रहा है कि बीजेपी भी सरकार बना सकती है, बना लेगी ये नहीं कह सकता मैं, लेकिन सरकार बना सकती है। ये बातें आपको याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है केरल में मात्र 37 से 38% वोट। और इस टारगेट तक बीजेपी कैसे धीरे धीरे पहुंचती जा रही है, आप उन बातों को मैंने टुकड़ों में बताया है, आज एक साथ बताने का प्रयास करता हूं। आप समझिए सबसे पहले कि बीजेपी क्यों सरकार बना सकती है। तो सबसे पहला कारण यह है मित्रों कि पिछले लोकसभा चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी लगभग 20% वोट पाने में कामयाब रही। जब तक बीजेपी 10%, 12%, 5% की पार्टी हुआ करती थी, कोई नहीं सोचता था कि बीजेपी की सरकार बन सकती है। लेकिन जब बीजेपी ने लगभग 20% वोट पाया पिछले लोकसभा चुनाव में, बीजेपी के सांसद जीते, जब स्थानीय निकाय के चुनाव में सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुनाव जीते, जब तिरुवनंतपुरम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी का मेयर जीता,
45 वर्षों के एक छत्र साम्राज्य को भारतीय जनता पार्टी ने केरल में तिरुवनंतपुरम में वाम मोर्चे के साम्राज्य को तोड़ा, तो अब लोगों को लग रहा है कि यार बीजेपी भी सरकार बना सकती है। भले ही ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या कम है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस तो आया। सबसे पहला पॉइंट यही है कि अब 20% से बीजेपी शुरू कर रही है, 20% से। और उसके बाद चूंकि आपको पता है मित्रों कि देश में चुनाव लड़े और जीते जाते हैं, परसेप्शन बहुत बड़ा फैक्टर होता है। परसेप्शन, हर वक्त वोटर्स 5 से 10% वोट वैसे उम्मीदवारों को मिलता है जिसके बारे में यह लगता है कि यह जीत रहा है, यह जीत सकता है। नहीं तो 5 से 10% वोट कट जाता है। आप उस उम्मीदवार को नहीं देते वोट जिसके जीतने की संभावना नहीं रहती है। तो 5 से 10% ऐसे वोटर्स होते हैं। और ये वोटर्स कौन कौन है केरल में, मैं बता रहा हूं। पिछली बार केरल विधानसभा चुनाव के दौरान पी विजयन दोनों लोकसभा चुनाव हारते हैं, 19 का भी 24 का भी, लेकिन 21 का विधानसभा चुनाव बीच में जीत जाते हैं। क्यों जीत जाते हैं? इसलिए कि कांग्रेस के खिलाफ ध्रुवीकरण, दरअसल ध्रुवीकरण कांग्रेस के खिलाफ न 2021 में हुआ था न 2026 में होना है। ध्रुवीकरण होना है केरल में कांग्रेस के साथ जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का गठबंधन है, उस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के खिलाफ गठबंधन हो रहा है। वहां गठबंधन हो रहा है एसडीपीआई के खिलाफ, वहां गठबंधन हो रहा है पीएफआई की एक्टिविटी के खिलाफ, वहां गठबंधन होने की संभावना है लव जिहाद के खिलाफ, कश्मीर फाइल्स के खिलाफ। मतलब वहां पर आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी 20% वोट शेयर को कैसे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। एक उदाहरण बता रहा हूं आपको। एक उदाहरण है अभी घोषित किए गए पद्म पुरस्कार की घोषणा में आप ढूंढिए बीजेपी ने क्या किया। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री कम्युनिस्ट बीएस अच्युतानंदन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। मतलब भारतीय जनता पार्टी कैसे सधी हुई रणनीति केरल के लिए बनाते हुए आगे बढ़ रही है, इस बात को समझिए। बीएस अच्युतानंदन मतलब दो चीजें। एक, सबसे इजावा इजावा हिंदू जातियों में सबसे बड़ी तादाद है इजावा की, 23 से 24%। इसी इजावा समुदाय से पिनराई विजयन आते हैं, इसी इजावा समुदाय से बीएस अच्युतानंदन आते हैं। और केरल के राजनीतिक इतिहास में कांग्रेस पार्टी के मुसलमान और ईसाई समीकरण का मुकाबला करने में सबसे आगे अगर कोई समुदाय रहा है तो इजावा रही है। कांग्रेस के, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मुस्लिम और ईसाई गठबंधन कांग्रेस जब जब सत्ता में आई है सबसे बड़ा फैक्टर रहा है मुसलमान और ईसाई फैक्टर। क्योंकि मुसलमान 26% और 18% लगभग 18.5% ईसाई मतदाता हैं केरल में। यह सबसे बड़ा वोट बैंक रहा है यूडीएफ का, कांग्रेस पार्टी का, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा वोटर्स रहे हैं। तो इनके खिलाफ ध्रुवीकरण केरल में हो रहा है। और इजावा समुदाय के लोग हैं वामपंथी होते हुए भी, कम्युनिस्ट होते हुए भी उनको लग रहा है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, पीएफआई, एसडीपीआई, इतना ही नहीं, एक और वहां फैक्टर बन रहा है, वेलफेयर पार्टी। तो वेलफेयर पार्टी कौन है? जमाते इस्लामी की पार्टी है वेलफेयर पार्टी। अभी संपन्न हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में वेलफेयर पार्टी ने भी सीटें जीती है। इसके हेड कौन है? इसके हेड है उमर खालिद के पिता सैयद कयूम इलियास। उमर खालिद जो अभी तिहाड़ जेल में बंद है, उमर खालिद के पिता हैं इसके हेड, प्रमुख सदर। तो इन ताकतों से मुकाबला सीपीएम नहीं कर सकती। अब यह इजावा के लोगों का मानना है, इजावा जाति के लोगों का मानना है कि कांग्रेस कम्युनिस्ट डिफेंड नहीं कर सकती। पिनराई विजयन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है।
इसीलिए इजावा समुदाय बीजेपी के साथ आ रही है और उसी आते हुए इजावा समुदाय को और कंसोलिडेट करने के लिए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने वेल्लापल्ली नटेशन, जो एसएनडीपी के प्रमुख हैं, वेल्लापल्ली नटेशन एसएनडीपी के प्रमुख है, वेल्लापल्ली नटेशन को देती है पद्म भूषण और बीएस अच्युतानंदन को देती है पद्म विभूषण, जिससे कि कहीं कोई कोर कसर न रह जाए, बल्कि इजावा समुदाय का 70%, 80% वोट जो एक तरफा जाता था वाम मोर्चे के खाते में, तो बीजेपी बंटवारा नहीं चाहती, ऐसे घेरना चाहती है इजावा समुदाय को कि एक कोई छेद ना कर सके, बल्कि पूरा का पूरा इजावा समुदाय बीजेपी के पक्ष में गोलबंद हो सके। और ये जितने भी बीजेपी की प्रैक्टिसेज हैं सब उसी के तरफ इशारा करता है। दूसरा जिसे बीजेपी ने केरल में अभी चुना है पद्म विभूषण के लिए, वो चेहरा कौन है? वो चेहरा है केटी थॉमस। केटी थॉमस दूसरे नंबर की आबादी, अल्पसंख्यक आबादी, मुसलमानों के बाद सबसे बड़ी आबादी है ईसाइयों की केरल में। 18.5% केरल में ईसाई आबादी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं केटी थॉमस। 2007 में इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है। अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, अपने कानूनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। समाज में, केरल के समाज में इनकी बड़ी इज्जत है और विशेषकर सीरियन ईसाई समुदाय के बीच इनकी एक अलग प्रकार की प्रतिष्ठा है। और जितना इजावा समुदाय इस बात से भयभीत है, जिस बात भय की चर्चा वेल्लापल्ली नटेशन ने कई बार किया है कि 2040 तक केरल मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा, मल्लापुरम को अब एक अलग देश बना देना चाहिए, ऐसे कटाक्षपूर्ण भाषण किया करते हैं। जो डर है इजावा समुदाय के बीच, उसका प्रकटीकरण है वेल्लापल्ली नटेशन के शब्दों में। वही डर महसूस कर रहा है केरल का ईसाई समुदाय। केरल का ईसाई समुदाय वही डर महसूस कर रहा है। लगातार आरएसएस के संपर्क में है केरल का ईसाई समुदाय। मजबूर है केरल का ईसाई समुदाय, अब कांग्रेस के साथ का साथ छोड़ने को मजबूर है। उसके बावजूद जब कांग्रेस में बड़े नेता, कई एके एंटनी, ओमन चांडी जैसे बड़े नेता कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री के रूप में दिया है केरल में ईसाई समाज के, फिर भी ईसाई समाज को लगता है कि नहीं, अब वो सिंबोलिज्म का समय नहीं है, बल्कि वो जो लव जिहाद, लैंड जिहाद की जो राजनीति है केरल में, उससे अगर बचना है तो जाना पड़ेगा बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ। अब तो कई ईसाई अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स बीजेपी ही नहीं बल्कि आरएसएस में सीधा शामिल हो रहे हैं। एक तो डीजीपी थे केरल के, उन्होंने पहले बीजेपी से विधानसभा का चुनाव लड़ा था 2021 में। उसके बाद बीजेपी का काम नहीं बल्कि वो सीधा सीधा आरएसएस के प्रचारक बन गए। तो केरल की ईसाई राजनीति में किस प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं मित्रों, बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा बीजेपी ने दिया श्री पी नारायणन, मतलब 5 पद्म विभूषण में 3 केवल केरल के लोगों को दिया, जो कि मलयाली लेखक हैं, बड़ा सम्मान है, आरएसएस के विचारक हैं और नायर समुदाय से आते हैं। हिंदुओं में दूसरे नंबर की आबादी है, इजावा के बाद 12-13% नायर समाज के लोग हैं। वहां जमींदार जातियां हैं, काफी प्रभावी जातियां हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजीव चंद्रशेखर नायर समाज से आते हैं। कांग्रेस में शशि थरूर नायर समाज से आते हैं और शशि थरूर की कांग्रेस में जिस प्रकार से उपेक्षा हो रही है, नायर लगभग नायर इतने शक्तिशाली है राजनीति में मित्रों कि शशि थरूर जैसा चेहरा के अलावा आप देखिए कि इस सरकार में कांग्रेस पार्टी, अभी जो वाम मोर्चे की सरकार है, उसमें 7 मंत्री केवल नायर जाति के हैं। आप अनुमान लगा लीजिए कि नायर राजनीतिक रूप से कितने प्रभावी हैं। और आज केरल का नायर समुदाय आप देखेंगे, राजीव चंद्रशेखर
एक बड़ा चेहरा बन के उभरे हैं। साथ ही नायर से ही, समाज से ही आते हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, केंद्र में मंत्री रहे वी मुरलीधरन। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी नायर समुदाय को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रही है और पी नारायणन के माध्यम से उस प्रक्रिया को और तेजी से भारतीय जनता पार्टी बढ़ाती जा रही है। और जब से राजीव चंद्रशेखर भारतीय जनता पार्टी का केरल में चेहरा बने हैं, तब से नायर समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जो है अपनी गलबैयां मजबूत करते जा रहे हैं। जिस प्रकार से जीएस आसानाथ को भारतीय जनता पार्टी ने तिरुवनंतपुरम में डिप्टी मेयर बनाया, दलित मतदाता, 8 से 10% दलित मतदाता हैं केरल में, तो पूरे हिंदू आबादी और ईसाई आबादी को भारतीय जनता पार्टी लगातार साधने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वैसा ही माहौल जो बना है अभी स्थानीय निकाय के चुनाव के परिणाम से, 2024 के चुनाव के परिणाम से, उससे जो हवा बनी हुई है, उस हवा में बीजेपी लगातार अपने गेम प्लान से उस हवा का हवा निकालने का लगातार बीजेपी प्रयास कर रही है। बीजेपी कितना सफल होती है ये तो आने वाला समय बताएगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।